आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के एमए के पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स के लिए वो इधर उधर पेपर सर्च करते फिरते हैं और उन्हें प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर नहीं मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि उन लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं ये परस्यू कर रहा हूँ और मेरा तो ये थर्ड सेमेस्टर हो चुका है। फाइनल सेम बचा हुआ है, जो कि मेरा 2023 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोचा कि जो मैंने अपने सीनियर्स थे उनसे एग्ज़ाम पेपर ले रखे थे अपनी हेल्प के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। ये मान के चलो कि प्रीवियस ईयर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपके 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग होते हैं और 5 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं और 4 एक्सप्लेनेशन होती हैं इसमें। सेक्शन ए में हमारा वो सब आपका मैं नहीं बताऊँगा, ये इसमें सब लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके खुद से देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप एमए कर रहे हैं तो मुझे नीड नहीं है ये सारा कुछ बताने की। मैं ये बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात है, जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो है एक 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको हर प्रीवियस ईयर के रिपीट होंगे। तो वो जो है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर रिपीट। और हाँ, ये मत सोचना कि एज़ इट इज़ उतर जाएगा, क्वेश्चन वही होगा, बस बात घुमा देगा वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो ये आप देख रहे हैं पूरा ये कोड है, ईडी है, ये एमए थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021-22 है, इंग्लिश का है सेमेस्टर, ये 7th पेपर है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर है। और ये एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली यूनिवर्सिटी कैंपस थर्ड सेम का एग्ज़ाम पेपर है, पहली बात ये। अब मैं इसमें देखो ये लिखे हैं अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये आपको, तो ये देख लो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें डिस्कस आइरिस चेस ग्रिफिन एज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल ब्लाइंड असेसिन, जो कि मार्गरेट, किसकी है ये, मार्गरेट एटवुड की नॉवेल है, बहुत ही अच्छी नॉवेल है। ये कॉमनवेल्थ एज को रिप्रेजेंट करती है। इसमें आइरिस प्रोटोगोनिस्ट का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देना उन्हें बता ही रखा है। सेकंड, कमेंट ऑन द स्टोन एंजल, ये मार्गरेट लॉरेंस की है, एज द स्टोरी ऑफ द हैगर करेज शिपले स्ट्रगल्स अगेंस्ट बीइंग पुट इन नर्सिंग होम विच सीज सिंबल एज अ डेथ, एज अ सिंबल ऑफ डेथ। ये बहुत ही अच्छी है। इसमें ये नाम होता है हैगर करी, जो कि जैसन करी की बेटी होती है। अब मैं कैरेक्टर नहीं बता रहा वरना काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, खुद से देख लीजिएगा। और तीसरा वाला क्वेश्चन है डिस्कस मिडनाइट चिल्ड्रन एज अ प्रोटोगोनिस्ट, ये सलमान रशीदी की नॉवेल है, बहुत ही पोस्ट कॉलोनियलाइजेशन को इसमें शो करा गया है। और ये है राइट एसे ऑन हर्जोग एज अ एपिस्टोलरी नॉवेल, ये भी अच्छा, ये हर्जोग बैलो की है। और ट्रेस दैट एलिमेंट ऑफ द रिलीजियस सिम्बलिज्म इन बॉस नॉवेल है, जिसमें बॉस नाम का एक बंदा होता है जो कि एक उस पर खोज पे जाता है, ऑस्ट्रेलिया की खोज पे जाता है। वो एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर का मतलब वो ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करता है, वो खुद में भी एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है। वो अपने जो उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो हॉबीज़ हैं, उसकी जो नेचर के प्रति है, वो मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा बदल रहा होता है। तो इसमें पूरा एक्सप्लोरेशन दिखाया गया है, पर्सन का भी, जो प्रोटोगोनिस्ट है बॉस उसका भी, और जो ऑस्ट्रेलिया में जाता है आइलैंड की खोज करने उसका भी। तो ये एक एक्सप्लोरेशन इसमें पूरा दिखाया गया है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको एमए में नोट्स चाहिए ऑनलाइन तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी खुद से। मेरे पास सारे क्वेश्चन लिखे रखे हैं, क्योंकि मेरे को इसमें अपना करियर बनाना है, इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, आई हैव ओनली अ शॉर्ट वाइल टू लिव एंड टू हैव उचैंडू एंड उचैंगो एंड इफीमो, इफीमो फिनो नाम है इसका, गलत कर रखा है इसमें। बट आई फेयर फॉर यू यंग पीपल बिकॉज यू डू नॉट understand how strong is the bond of the kingship. You do not know what is to speak with one voice. Taste the theme of the journalism divide things fall apart in the light of the statement. Things fall apart बहुत अच्छा नॉवेल है। इसमें एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ओकॉन्बो।
और ये चैन-डू है, ये जो होता है वाइस पर्सन होता है। तो इसकी कहानी, इसमें ट्रेडिशन, कस्टम हैं, एजुकेशन हैं, और ये इसकी मेन थीम्स हैं इस नॉवेल की। बाकी आप इस नॉवेल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अच्छा नॉवेल है काफ़ी। इसमें विलेज के कस्टम्स को दिखाया जाता है, कॉलोनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो अंग्रेज़ उनके ऊपर रूल करना चाहते हैं, ये भी इसमें दिखाया जाता है। यूनिटी, लीडरशिप भी दिखाई जाती है, लेकिन जो बंदा लीडरशिप के लिए सबसे आगे आता है, ये पूरा गाँव उसे ही धोखा दे देता है। इसमें पूरा ये दिखाया गया है। इसमें वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं, मिशनरीज़ होते हैं इसमें 3, उसका दिखाया गया है कि एक मिशनरी तो बहुत काइंडफुल होता है, वो गाँव का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, लेकिन जो दूसरा जब वो रिप्लेस होता है सेकंड मिशनरी, तो फर्स्ट मिशनरी को रिप्लेस करके सेकंड मिशनरी आता है, वो क्रूएल होता है। और इसमें कमिश्नर भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिवर बिटवीन एज द स्टोरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ 2 नेबरिंग विलेजेस ऑफ द केन्या कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द फेज एंड सेट इन द डिकेड ऑफ रफली अर्ली 20 सेंचुरी। ये भी काफ़ी अच्छी नॉवेल है। इसमें तो मतलब इसमें एक गांव होता है, उसमें 2 ट्राइब्स रहती हैं, उनके बीच में उसमें भी इसी को ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन है उसको दिखाया गया है, और वो डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है, लव को दिखाया गया है। ये भी इसमें दिखाया गया। कमेंट ऑन द, अब ये क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द एपाथी फॉर द ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। इसमें मंकी माउंटेन एक बंदा होता है, मंकी माउंटेन पे रहता होता है, उसकी कहानी पूरी बताई गई है वो। उसके बाद है हाउ फार इज़ इट करेक्ट टू डिक्लेयर टोटोला एज अ टू primitive whose word had no connection at all with the European regional and Christian traditions। इसमें पूरा जो नॉवेल है उसमें पूरी इसकी कहानी दिखाई गई है। और जो एमस टोटोला हैं, नॉवेलिस्ट हैं, इन्होंने इस नॉवेल को लिखा हुआ है। इसमें भी कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया। तो इसमें एक और बात बता देता हूँ मैं, इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन जो होंगे, इसमें क्या है, आपके जो क्वेश्चन होंगे हैं, क्या होंगे आपके जो क्वेश्चन होंगे, मान लो ये है, तो क्वेश्चन इसमें है 9 सेक्शन ए में। एक ये पूरा एक पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे 9 क्वेश्चन में से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। कोई से भी 5 क्वेश्चन आप इसमें कर लीजिए। बाकी है नहीं, काफ़ी अच्छा पेपर आता है। चॉइस का आपको काफ़ी अच्छी मिली। 9 में से 5 क्वेश्चन करना है, आराम से आप इजीली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा इस पेपर के। मेरे पास सारे नोट्स रखे हुए हैं। अब इसका पेपर नंबर 8 की बात करेंगे। उसके बाद है हमारा ये पेपर नंबर 8 है। कौन सा है? पेपर नंबर 8 है। इसमें आप देख ही रहे हैं, ये कैंपस का पेपर है, यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली। पेपर नंबर 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्या होता है, आपको इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, मैं बता देता हूँ आपको पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है, डिस्कस अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये बहुत ही अच्छा है। डिस्कस अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन की पूरी, पहले इसमें इंट्रोडक्शन दे दो अरिस्टोटल का। प्लेटो और अरिस्टोटल जो था डिसिपल था प्लेटो का, तो अरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ करा है इसमें पूरी थ्योरी दी है। और आपका प्लेटो ने पहले थ्योरी दी थी, प्लेटो ने उसे अलग बताया, अरिस्टोटल को अलग बताया था, तो पूरी थ्योरी को उसमें एक्सप्लेन कर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसमें रसा, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रसा, एक्सप्लेन श्रृंगार रसा एंड करुणा रसा। इसमें रसा क्या होता है और श्रृंगार रस क्या है और करुणा रस क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। आप इजली से कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, रोटेट हो रहा है। इसमें क्या है, राइट अ नोट ऑन हाउ डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड शेक्सपियर एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। अच्छा, ये जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का
प्रीफेस टू शेक्सपियर है, जिसमें शेक्सपियर के बारे में इन्होंने पूरा प्रोटेक्ट करा, क्योंकि ये क्लासिकल जो राइटर्स को थे जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वो फॉलो करते थे, तो इन्हें पूरा शेक्सपियर के जो यूनिटीज़ ऑफ टाइम प्लेस एक्शन जो हैं, ये जो तीनों हैं, ये इन्हें एक्सप्लेन करना है कि डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को उनकी यूनिटीज़ के लिए कैसे उन्हें डिफेंड किया है। जो लोगों ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया था कि क्या कहते हैं, इसमें इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यूनिटी ऑफ प्लेस, ड्रामा कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो प्लेस से कोई नहीं है, फिर भी इसमें प्लेस का इम्पोर्टेंस दिया, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा, तो फिर डॉक्टर जॉनसन थे, सैमुअल जॉनसन, उन्होंने इन्हें प्रोटेक्ट करा। फिर आता हमारा फोर्थ वाला है, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइडेंस एज एसेज ऑफ ड्रामेटिकली पोइजी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये भी डॉक्टर जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन को आप सब जो जानते हैं, फादर ऑफ द इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है इन्हें, तो इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। फिर है कमेंट ऑन वर्ड्सवर्थ assertion that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition का इनमें बताना है वर्ड्सवर्थ का। उसके बाद है, वैसे तो वर्ड्सवर्थ का जो है पोइटिक डिक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आ गया है, लेकिन पोइटिक डिक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हर बार ही आता है। ड्यूल अपॉन अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो काफ़ी अच्छे क्रिटिक हैं। उनका ये है, आई स्टेटमेंट डेट क्रिटिसिज्म शुड बी अ डिसर्टेशन, ही इन्होंने दिया कहा है, डिसर्टेशन ऑफ आइडिया एंड अनप्रेजुडाइज्ड एंड इम्पार्शियल एफर्ट टू स्टडी स्पीड द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट ऑफ इन द वर्ड। ये इनका एक स्टेटमेंट है जिसे इन्होंने बताया है, पूरा स्टेटमेंट लिख देना, और इसमें इनका इंट्रोडक्शन, फिर ये स्टेटमेंट, इन्होंने क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन दी है, disinterested and aware to learn and propagate the best that is known and thought of in the world, thus to establish a current of lesson true idea। ये इनकी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इन्होंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज टी.एस. एलियट व्यूज़ एज कंटेंड इन द एसे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। बहुत ही अच्छा ऐसे है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसमें इन्होंने बताया कि पोइट्री कैसे लिखी जाती है। पोइट्री लिखने के लिए ये नहीं है कि हमें जो क्लासिकल राइटर हैं उनको ही खाली ऐसा उनका टेक्स्ट कॉपी करके लिख देना, नहीं, उन्हें बताया है कि क्लासिकल राइटर्स ने जो रूल बनाए हैं वो सब, जैसे राइम होती है, मीटर होता है, ब्लैंक वर्ज होती है, तो उसे तो फॉलो करो, अच्छा है, लेकिन आज का जो मॉडर्न इंसान है वो क्या चाहता है, थीम्स क्या चाहता है, क्या सुनना, क्या रहा है, रोमांस चाह रहा है या फिर कस्टम चाह रहा है, ट्रेडिशन चाह रहा है, वायलेशन चाह रहा है, क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पोइट्री को लिखो। वो इन्होंने बताया है कि कंपोजिशन ऑफ अ पोइम या पोइट्री कैसे करनी चाहिए, वो इन्होंने इसमें बताया। बहुत अच्छा है इनका टी.एस. एलियट का। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन क्रिटिसिज्म, इट्स मेथड एंड इट्स डिफेक्ट। न्यू क्रिटिसिज्म जो है एक क्रिटिसिज्म है, एक अच्छा दिया हुआ है, एक ये प्रिंसिपल है, तो इसे भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिकन्स्ट्रक्शन जीन जैक्स डेरिडा का बहुत अच्छी है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये हर साल ये क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हर बार ही आता है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज होती है। 2022 में मैं जब थर्ड सेमेस्टर पे भी मैं एग्ज़ाम दिया, इसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ मिला था मेरे को, और 23 में भी ये रखा हुआ मिलेगा, 24 में भी ये रखा हुआ मिलेगा, बस थोड़ा सा इसमें टर्न कर देते हैं, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा टर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई डू नॉट think that the feminist criticisms can find a usable past in androcentric critical tradition. It has more to learn from the women's studies than from English student, more to
learn from the international feminist theory that from the another seminar on the masters discussion। अरे फेमिनिस्ट का तो ये आता ही आता है, ये एलाइंस ऑफ वॉल्टर का एक फेमिनिस्ट क्रिटिक थी ये। तो एलाइंस ऑफ वॉल्टर जो हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। बाकी तो फेमिनिस्ट आज एक बहुत ही पॉपुलर मॉडर्न टाइम में हर कोई कहता फिरता फेमिनिस्ट, आई एम फेमिनिस्ट, कद्दू का फेमिनिस्ट, सब तो फेमिनिस्ट, सब राइट मिल रखे हैं, फिर भी फेमिनिस्ट करते हैं लोग। उसके बाद आती है हमारी राइट अ नोट ऑन एडवर्ड सेड क्रिटिकल अप्रोच इन ओरिएंटलिज्म। ये बहुत ही इजी है, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें एडवर्ड सेड का इंट्रोडक्शन, फिर उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज़ करा है, ये सब कुछ लिखना है। और इसमें 11 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चॉइस दे रखी है, इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये पेपर हो गया आपका 8। अब पेपर बचा आपका 9, वो और आपको बता देते हैं और अच्छे से तैयारी करो। ये है क्वेश्चन नंबर 9, पेपर नंबर 9 ये है। ये पेपर थोड़ा लेंथी हो जाता है हर साल। ये पेपर सब में तो क्या है, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड भी है, इसमें पोइट्री भी आती है ना, तो ये डिटेल होता तो लॉन्ग हो जाता है। देखो ये 2000 कब का 2021 का पेपर है, ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पेपर 9 थे। इसमें 3 घंटे का टाइम होता है। इसमें आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, जिसमें एक्सप्लेनेशन आते हैं, 4 एक्सप्लेनेशन आएंगे, आपको 4 एक्सप्लेनेशन करने होंगे। और आप इसमें 3 मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन करना है। नहीं, मेरे वाले में तो अभी 4 आए थे, और मेरे को लग रहा है 2021, मेरा अभी 22 में हुआ है, 2021 में 3 एक्सप्लेनेशन करने को होते होंगे। लेकिन अभी इस बार 2022 जो आई है, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी कब हुआ था, अभी हुआ है आपका, ये क्या चल रहा है, मई चल रही है, मई से पहले अप्रैल में अभी 1 को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। 1 मई में आपका मेरा 1 मई में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो उसमें मेरे 4 एक्सप्लेनेशन आए थे 1 मई 2022 में, सॉरी 1 मार्च 2023 में 5 क्वेश्चन आए, 4 एक्सप्लेनेशन आए थे। अभी इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दे रखा है यार, इसमें कुछ करने की आपको नीड ही नहीं है, इसमें सब कुछ इनने खुद से दे रखा है। देखो अटेम्प्ट एनी 4 ये रखा है, अटेम्प्ट एनी 4 करना है, तो कन्फ्यूज़न ही दूर हो गया, मैं फालतू में कन्फ्यूज़ कर रहा था मैं। इसमें एक्सप्लेनेशन पहचानना है आपका। ये पहला एक्सप्लेनेशन है, ग्रांट ओ लॉर्ड गॉड रेन्स नॉन क्रॉप प्रॉस्पेरिटी साइंस इंडस्ट्री अदर अफेयर गिव द रूल्स ऑफ आवर कंट्री सक्सेस endeavors and along with it its little bit of sense पहचानो। और इसमें रेफरेंस करोगे, रेफरेंस पहले लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट, और फिर एक्सप्लेनेशन, और फिर क्रिटिकल कमेंट करते हैं। और आपका ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया अच्छे से। 2 पेज में लिखना बस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो इसमें बी वाला एक्सप्लेनेशन ये है, वेयर द टायरलेस स्टिविंग stretches its arm towards perfection, where the clear stream of the reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thine into ever widening thought and actions into the heaven of freedom. My father, let my country awake। तीसरा वाला है, sea springs like a beam on the brow of the tide, she falls like a tear from the eyes of a bride, little Ogali, we glide, we sing, we wear hair along like a pearl on a string। बहुत ही अच्छा। ये एक्सप्लेनेशन नंबर सी जो है, ये वाला, इससे तो हर कोई भी इंसान जो है, इस वाले एक्सप्लेनेशन को हर कोई इंसान पहचान सकता है आराम से। ये सरोजनी नायडू की पोएम है,
बहुत ही फेमस पोएम है प्लैंक्विन बेरर, वहाँ से ये एक्सप्लेनेशन उठाया गया। कौन सी पोएम है? पैलेंक्विन, PALANQUIN वेरर, BEARER, वो जो है वहाँ से ये उठाया गया है एक्सप्लेनेशन। मैं सारे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जिसके को भी ये सारे एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मेरे को कमेंट करे, मैं उसे पर्सनली भेजूँगा व्हाट्सएप से। मैं व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजो और पूछो, कमेंट करो पहले नीचे और फिर बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए। मेरे पे सारे पेपर्स रखे हैं, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर रखे हैं, अभी के पेपर रखे हैं और आगे के पेपर भी मैं क्योंकि मैं दे सकता हूँ आपको। तो ये हो गया। उसके बाद है नॉट ओनली फ्लैश एंड बॉर्न बट मिथ्स ऑफ लाइट विद डार्कनेस एट अ कोर एंड सेंस इज फाउंड बट पोइट लॉस्ट हिज क्रूड टेस्टलेट फ्लाइट द डीप कैन हियर ई द ब्लाइंड रिकवर साइट। ये द रिवर जो पोएम है उससे लिया गया है। उसके बाद न्यू पोइट्स स्टिल क्वाटेड ओल्ड पोइट्स बट नो वन स्पोक इन वर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी उसी से लिया गया है। अच्छे हैं काफ़ी। आपको ये कितने 5 हैं, एक और है 6 में से आपको कितना करना है? 4 एक्सप्लेनेशन होते हैं। काफ़ी अच्छी चॉइस आ रखी है इस बार। ये है इन द स्कूल व्हेन द फर्स्ट बेल रिंग माई फुट्स ऑलरेडी ऑन थ्रेशोल्ड। यार ये आपका प्ले है। कौन सा प्ले है? द साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन। बहुत ही अच्छा प्ले है, वहाँ से ये इन लाइनों को लिया गया है। काफ़ी अच्छा कुछ इसमें शो करा गया है ड्रामेटिस्ट के थ्रू। उसके बाद है गिव शॉर्ट आंसर टू एनी 4। आपको ये कितने सारे 2 4 6 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 में से कितने करने? 4 तो काफ़ी अच्छी आती है। टैगोर पे हर कोई लिख सकता है। राइट अ नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर एज अ नेचर इन सावित्री के नेचर के बारे में लिखना है। ड्वेल अपॉन द ऑटोबायोग्राफी एलिमेंट इन रामानुजन पोइट्री के बारे में लिखना है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नीजी मैजिकल की उसके बारे में लिखना है। गिव एप्रिसिएशन ऑफ स्नेक ये बहुत लंबी पोएम है। ये स्नेक जो है बहुत ही लंबी पोएम है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गोल्डन गेट ये विक्रम सेठ का प्ले है, अच्छा है। डिस्कस मेजर थीम इन तमस की थीम्स लिखनी है। डिस्कस तेंदुलकर क्राफ्ट्समैन एज अ प्ले राइट। विजय तेंदुलकर का जो है कौन सा? द साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन, ये नहीं का ये 2 क्वेश्चन एक जैसे होगा। या एफ वाला जो है रेफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पे किसके द्वारा है? ये इसका प्ले का नाम है द साइलेंस द सेशन इन द कोर्ट और जो प्ले राइट हैं वो हैं विजय तेंदुलकर। तो आराम से आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चॉइस मिलती। अब आपको मैं मेन वाले पोर्शन पे लेके जा सकता हूँ जो हाई नंबर कैरी करता है। ये है, इसमें आपके इतनी सारी चॉइस दे रखी है। कितनी? 2 3 2 4 6 8 9। 9 में से कितने करने? केवल और केवल 3 क्वेश्चन करने। डिस्कस टैगोर यूज़ ऑफ इमेजनरी इन गीतांजलि। गीतांजलि इनकी सबसे फेमस बुक है। ये 14 अगस्त 1910 में लिखी गई और 1913 में पब्लिश्ड हुई। इसमें इनके काफ़ी सॉन्ग्स हैं और एमए जो आपका यूनिवर्सिटी कैंपस में है जिस 3rd सेम में लगा हुआ है गीता, इसमें इनके जो सॉन्ग लगे हुए हैं वो सॉन्ग नंबर 1 11 35 और 74 4 सॉन्ग हैं। और 4 सॉन्ग में से सॉन्ग नंबर 11 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो सॉन्ग नंबर 11 है वो है गीतांजलि से लिया गया है और जिसका टाइटल है लीव दिस चांटिंग। इसमें लीव दिस चांटिंग दिखाया गया है। इसमें हार्ड वर्क पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। डिस्कस में द थीम्स ऑफ निजी मैजिकल की पोइट्री की थीम्स लिखना। इसका राजा राव एज अ नॉवलिस्ट लिखना। राजा राव जो है कांथापुरा लिखा हुआ है इनने नॉवल। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ लीला बिनारे जो विजय तेंदुलकर का प्ले है। द साइलेंस द सेशन इन द कोर्ट उसमें लीला बिनारे जो हीरोइन ऑफ द प्ले है उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख दोगे आप कमेंट। और बहुत ही अच्छा प्ले है। इसमें इतना सोसाइटी को दिखाया गया। इन्फेंटासाइड जो होता है, इन्फेंटासाइड मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है सब।
इन्फेंटिसाइड जो है एक क्राइम है इन प्रेजेंट टाइम में, बहुत ही अच्छा है। इसमें वुमेन को कैसे गर्ल्स वुमेन जो होती हैं आज के टाइम में उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बाकी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो जायज़ा जो होता है वो जो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम इस प्ले को पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आपको इसका क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट करो, आपको तभी उसका आंसर मिल जाएगा, मैं दूंगा खुद से। कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंसेस ऑन द राइटिंग ऑफ द महेश दत्तानी। महेश दत्तानी एज अ ड्रामेटिस्ट की 100% आता है, और कैसे भी इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन आप वैसा आएगा तब भी वही लिखेंगे और यही आएगा तब भी यही लिखेंगे। गिव एनी इवेल्यूशन ऑफ, इनका डांस लाइक अ मैन जो है प्ले वो बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। और 7 स्टेप्स अराउंड द फायर जो BA में लगा हुआ है वो इनका सबसे इम्पोर्टेंट प्ले है। उसके बाद है गिव योर एवोल्यूशन ऑफ रमा मेहता एज अ नॉवलिस्ट। रमा मेहता जो हैं जिन्होंने इनसाइड द हवेली लिखी हुई है, इसमें उदयपुर की समरी कहानी को दिखाया गया, उदयपुर के कस्टम ट्रेडिशंस, हवेली, इम्पोर्टेंस ऑफ हवेली दिखाया गया है, रॉयल फैमिली को बहुत दिखाया गया है, उनके कस्टम ट्रेडिशन को दिखाया गया। बहुत अच्छा नॉवेल है, आप पढ़िएगा। डिस्कस फील्डिंग्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, ये जो है इनने गलत क्वेश्चन दिए हैं, ये जो है इस सैम के क्वेश्चन ही नहीं है, ये जो है फर्स्ट ईयर में सेकंड जो सैम है उसके क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर F, G और H ये गलत क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो क्वेश्चन हैं वो हैं थर्ड सैम के। और ये जो क्वेश्चन है, ये एक बात मैं और बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये कहीं भी थर्ड सैम के क्वेश्चन नहीं है, थर्ड सैम के क्वेश्चन नहीं है, ये जो हैं वो सेकंड सैम के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, अपना कोर्स सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत ही होइएगा। वैसे तो टीचर्स वहाँ बता देंगे, बट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो हैं थर्ड सैम के क्वेश्चन हैं। बाकी ये पेपर रॉन्ग प्रिंट हो गया है, और ये एक बार नहीं, ये हर साल ही होता है। इस बार 2022 में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब भी ऐसा हुआ था कि मेरे एक्सप्लेनेशन 2 आउट ऑफ कोर्स थे, क्वेश्चन भी आउट ऑफ कोर्स थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई थी, टाइम वेस्ट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बाकी जब मैं 2022 के आपको पेपर ऑनलाइन इस पे यूट्यूब पे डालूँगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे बता दिए गए हैं, सारी चॉइस बता दी गई है। बाकी आपको MJPRU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, MA से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कुछ भी मतलब A to Z की क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन कि कैसे एडमिशन लेना, कैसे कुछ होता है, मैं सारा कुछ आपका ईज़ी करवा दूँगा, कर सकता हूँ, मतलब करवा नहीं दूँगा, करवाने वाला मैं कौन होता हूँ, वो तो आप डिपार्टमेंट में जाके विज़िट करके ही सब कुछ। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी हेल्पफुल फैकल्टी, काफ़ी अच्छे हैं सब लोग, नाम मैं किसी का यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Please, if you like my video, please like, share and subscribe and hit the bell icon for new notification. Bye bye.